बच्चों हम लोग यहाँ से क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस टर्न पे सबसे पहले काफी देर तक बताया था कि आपको आईयूपीएसी नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की किस तरह से करनी होती है। बहुत देर तक मैंने समझाया था। साथ ही में कल मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी बताए थे। तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बच्चों मैंने आपको बताए थे वो आपको खुद से ही करने हैं, लेकिन फिर भी मैंने कल आपसे काफी देर तक डिस्कस किए थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और आईयूपीएसी नेमिंग पे। तो बच्चों आप उसको जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि उसको काफी बार डिस्कशन में लिया जा चुका है। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग को यहाँ पे अब ध्यान देना है सिर्फ, क्योंकि समझने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग समझते कम है, फिर आप लोग बार बार भूल जा रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट होता है। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में पढ़ते हैं, ये आज मैं आपको 2 बार ऑफलाइन बता चुका हूँ, आज ये तीसरी बार मैं बता रहा हूँ, अब ये ऑनलाइन बता रहा हूँ। तो आपको ये समझना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले बच्चों हाइब्रिडाइजेशन अगर कभी समझते ही नहीं हो तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन 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 एक बहुत ही कॉमन सा कंसेप्ट है जो अभी से नहीं क्लास 11 से चल रहा है। इसका मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप ऐसे ही याद रखो कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से अब सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्यों हम करते हैं ऑर्बिटल की मिक्सिंग? ताकि ऑर्बिटल्स को मिक्स करने पर एनर्जी क्या हो जाए, हर ऑर्बिटल की सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम हो जाए। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का और क्या नाम होता है? उन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछ लेता हूं, जैसे मैंने आपके सामने कोई भी एक जनरल फॉर्म लिख दिया, जैसे मैंने आपसे लिखा कि भाई अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सबसे पहले बच्चों मैंने आपसे पूछा अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या होता है? sp3। एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसने कहा कि सर हाइब्रिडाइजेशन जनरल तरीके से देखने का कंसेप्ट ये होता है, जैसे आप नाइट्रोजन लिखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 का मतलब होता है 2,5, यानी कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। 1 2, या देखिए 3 हाइड्रोजन और तीनों के पास मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में दिखा दिया। तो बच्चों जब आप अमोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर तो आपको 11th में पहले से पता है कि पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है बच्चों अमोनिया का। लेकिन जब अमोनिया का आप फॉर्मेशन देख रहे हैं तो अमोनिया के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहाँ कंज्यूम हो गए? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स ने तो सिग्मा बॉन्ड बनाया और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के फॉर्म में नजर आने लगे। तो याद रखो बच्चों, कभी भी किसी के पास 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो, क्या हो? 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो उसका शेप ही बच्चों पिरामिडल होता है। और 3 और 1 4 होता है। 4 का मतलब बच्चों sp3 होता है। 4 का मतलब sp3 होता है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट होता था हाइब्रिडाइजेशन का, जो क्लास 11th में आपको डिटेल व्यू में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और चैप्टर का नाम होता था क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग। आई थिंक सभी को अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन याद आ गया होगा, पुराने वाला मेथड। तो बच्चों एक मेथड में आपसे और भी रिवाइज करवा लेता हूँ, जिससे मैंने आपसे कहा XeF2 में जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताइए क्या है? तो बच्चों Xe को देखते ही लोगों ने कहा कि सर जेनॉन, आपने सीधा नीचे से इतना ऊपर एलिमेंट ले लिया, तो सर जेनॉन का क्या लेना देना है? जेनॉन के बच्चों हमको जेनॉन से कोई लेना देना थोड़ी नहीं है। हमें तो ये पता है कि जेनॉन किस में आता है? इनर्ट गैस एलिमेंट्स में आता है। ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, ये लास्ट ग्रुप में आता है ना, 18th ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं। तो जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हमें लेना देना किससे होता है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से लेना होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है जेनॉन। तो 8 में से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में। कहाँ चले गए? सिग्मा बॉन्ड बनाने में, क्योंकि शेप क्या है? शेप है XeF2। तो जेनॉन के 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो 8 तो चले गए, 8 में से 2 चले गए, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 3 लोन पेयर। तो बच्चों ये तो आपको
पढ़ाया गया था क्लास 11 में कि 2 सिग्मा 3 लोन पेयर किसी के पास भी हो तो उसका शेप क्या होता है, उसका शेप होता है लीनियर। क्या होता है? लीनियर। और 3 और 2 5, 5 का मतलब होता है एक एस ऑर्बिटल, पी 3 और मतलब 3 एक 4 और एक 5। देखो बच्चों मैंने ऑर्बिटल लिख दिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d। और बच्चों ये जेनॉन हो गया, इसके साथ कनेक्टेड है फ्लोरीन। और अगर आप शेप लीनियर बनाते हैं तो बच्चों आपको ये भी नजर आएगा इसमें कि ये इन दोनों की वजह से जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, मतलब आप समझ रहे हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेनॉन से ज्यादा होती है तो वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स हो गए, इनके बीच का एंगल 180 हो गया, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। हम किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, ये भी सब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स में ही सब जज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, इसका मतलब आप शेप जानते हैं, और शेप जानते हैं तो आप उस कंपाउंड के अंदर जा सकते हैं, सब समझ सकते हैं। ओके बाय द वे, लेकिन अगर आप पूछना चाहें सर इसमें 3 लोन पेयर दिखते हैं क्या? यस बेटा, इसमें 3 लोन पेयर भी होते हैं। फ्लोरीन तो बच्चों इस तरह से कनेक्ट हो गया, लेकिन 3 लोन पेयर इस तरह से 120 के एंगल्स पे अरेंज रहते हैं। और बच्चों ये फिजिक्स का पार्ट हो गया कि कभी भी 3 वेक्टर्स यानी कि 3 लोन पेयर अगर 120 के एंगल्स पे अरेंज होते हैं तो उनसे जो वेक्टर्स बनेंगे, वो किस एंगल पे बनेंगे? 120 के एंगल पे। और 120 एंगल्स पे अगर 3 वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। यानी कि लोन पेयर की वजह से भी कोई पोलैरिटी नहीं क्रिएट हुई, और बॉन्ड पेयर की वजह से भी, बॉन्ड पेयर किसके साथ था? फ्लोरीन के साथ। बॉन्ड पेयर के साथ भी कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं हुई, इसलिए XCF2 क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसमें डिसॉल्व होगा? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ही डिसॉल्व होता है, क्योंकि केमिस्ट्री का नियम क्लास 11 में क्या पढ़ाया जाता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो XCF2 किसमें डिसॉल्व होगा? एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब क्या है? नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर पोलर होता तो ये वाटर में डिसॉल्व होता, क्योंकि वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। आई थिंक बच्चों मैंने काफी डिटेल में जाकर के एनालिसिस कर दी क्लास 11 में, उसी से कनेक्ट हो जाता है क्लास 12। तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों काफी सारे मॉलिक्यूल्स आपको बताए जाते हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन और पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट, इन सबको यूज करके ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का एक शॉर्टकट भी होता है, वो शॉर्टकट भी आपको कहीं ना कहीं किसी ने बताया होगा, उसको भी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे, सीधा हम लोग चलते हैं अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। तो बच्चों अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में जब हम लोग आते हैं, जैसे ही क्लास 12 में, तो क्लास 12 में आते ही बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो बेसिकली जो आपको यूज करने हैं क्लास 12 में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक sp3 होता है। sp3 होगा तो बच्चों उसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। dsp2 होगा तो उसका शेप कैसा होगा? स्क्वायर वेव। sp3d बच्चों बहुत ही कम यूज होगा, एक sp3d2 यूज होगा और एक d2sp3 यूज होगा। तो बच्चों ये 4 तरह के सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन आपको यूज करने हैं अपने क्लास 12 में, आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगर आप ये 4 तरह के भी लर्न कर लेंगे तो समझ लो क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपने अपने सैंपल पेपर तो अभी तक देख ही लिए हैं, तो उससे आपको अंदाजा लगता ही होगा कि ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं किसी एक क्वेश्चन के साथ। जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, तो इस क्वेश्चन को लेने के साथ बच्चे मेरी हेल्प करेंगे और हमको बताएंगे कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालें। बताइए न्याशा। तो न्याशा कह रही है कि सर हमें याद तो है लेकिन कुछ कुछ याद है, पूरा कुछ नहीं याद है। चलो ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैंने बताया था कोबाल्ट का हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? निकिल का 28 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बताया था?
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है बच्चों, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये हो गए 18। गिन लो, 18 हो गए। 18 के बाद क्या लिखते हैं? 3p6 के साथ 4s2 और फिर 4p नहीं होता, फिर क्या होता है? 3d होता है। 3d में कितने आएंगे इनके बताइए जल्दी। कितने आएंगे बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब आप लोग को बच्चों ये कंसेप्ट भी ज्यादा क्लियर अच्छे से नहीं है। अब याद रखिएगा, इतनी देर तक इतना बड़ा नहीं लिखते हैं। सबसे पहले आप ऑर्गन लिखिएगा। ऑर्गन का मतलब हो गया 18 और डायरेक्टली लिखा करिए 19 20 और 20 और 7 27। डायरेक्ट बच्चों इस तरह से लिखा करिए, ठीक है। ये काफी बार बता चुके हैं, फिर भी आपको याद नहीं है तो आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर से बार बार देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो बच्चों ये हो गया आपका कंसेप्ट कॉन्फ़िगरेशन का। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम उसमें जो सेंट्रल मेटल एलिमेंट होता है उसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मैंने आपके सामने अभी लिखा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, उसका लिखने के बाद कॉन्फ़िगरेशन, हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सेकेंड स्टेप, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लेट कर लेंगे? X प्लस अमोनिया 6 है, 6 इंटू 0, अमोनिया 0 है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? +3। कितना है? +3। तो हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू +3। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था कि आपने कोबाल्ट की क्या लिखी? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ कोबाल्ट का लिखिए, क्योंकि हमें वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन से ही लेना देना होता है। या आप पूरा लिखना चाहे पूरा भी लिख सकते हैं। 4s2 3d7। उसके बाद बच्चों आपने क्या किया? कोबाल्ट की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी, 3 आई है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दीजिए। तो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? वैलेंस शेल में निकलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको भले दिख रहा हो कि 3D वैलेंस शेल है, 3D नहीं है, ये तो एक एनर्जी के ऑर्डर की वजह से आपको 3D दिख रहा है। ये एनर्जी के ऑर्डर का जो प्रिंसिपल है, ये जो आपके सामने लिखा है, ये अफबाउ ने बनाया था। लेकिन आउटर मोस्ट शेल आपका 4s ही है ना? आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4s ही है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 4s से निकलेगा और एक 3d से निकलेगा। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 3d6। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों ये लिगेंड्स है। अमोनिया का लिगेंड, अमोनिया का लिगेंड खाली बैठा हुआ है लोन पेयर लेकर के कोबाल्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए। कहाँ करेगा वो भी हम चेक करते हैं। इतना करने के बाद बच्चों थर्ड स्टेप में हम सबसे पहले क्या करते हैं? 3D बनाते हैं। ठीक है, 3D के बाद क्या बनता है बच्चों? 4s बनता है, 4p बनता है। 3D 4s एंड बच्चों ये मैंने बनाया है 3D, ये 4s और ये 4p। तो बच्चों हम लोग देखते हैं 3D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। लगाइए हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। 1 2 3 4 5 और ये बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन बना। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे देखना है कि कोबाल्ट के साथ अमोनिया। सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि लिगेंड्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है वीक फील्ड लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने पहली बार ज्वाइन किया है वो यहाँ पर समझ लें कि जो लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है वीक फील्ड लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कौन कौन से आते हैं? Cn और CO। कौन कौन आते हैं? Cn और CO दोनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं? Cn और CO को छोड़ करके जो भी बचे वो सारे क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन बच्चों वीक फील्ड लिगेंड में एक एक्सेप्शन होता है। वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं अलग से हाईलाइट करके लिख देता हूं कि कोबाल्ट के साथ कभी भी अमोनिया आ जाए तो अमोनिया ट्रीट होगी एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन कहोगे सर इससे होता क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड से? तो बच्चों ये मैंने आपको थ्योरी में बता देता हूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड, ये आपको ध्यान देना होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कर देते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में कुछ नहीं होता, जैसे है एज इट इज बने रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। जरा आप ध्यान से देखिएगा आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप पहले यहाँ पे चेक कर लिए कोबाल्ट के साथ अमोनिया, ये तो एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन है इसलिए एक्सेप्शन को फॉलो करेंगे। और हम क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को फिर से दोबारा लिख करके जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन्हें आप पेयर्ड कर देंगे। तो स्टार्ट करिए बच्चों अपने आप से। देखिए ये बच्चों इलेक्ट्रॉन देखिए पेयर हो जाएंगे, ये दोनों पेयर हो गए, ये भी दोनों पेयर हो जाएंगे। ध्यान दे रहे हैं बच्चों आप लोग, ये देखिए ये पेयर्ड हो गए, ये भी पेयर्ड हो गए, ठीक है। तो बच्चों अब आपके पास जो खाली ऑर्बिटल है, उन्हीं खाली ऑर्बिटल में कौन आएगा, अमोनिया आएगा अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करने के लिए। चलिए तो कितने लिगेंड्स हैं अमोनिया के, 6 लिगेंड्स हैं। एक लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए पहला लिगेंड यहाँ आया, कोऑर्डिनेट कर दिया, दूसरा लिगेंड यहाँ आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 लिगेंड्स आकर के इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स को भर दिए हैं। और कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, 2 डी के, 1 एस का, 3 पी के, D2sp3। ये इसका क्या बन गया, हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों आपने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट सर कैसे लगाते हैं और क्या करते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से आप निकालते हैं। और निकालने के बाद बच्चों आपको क्या करना होता है, अगर डी ऑर्बिटल पहले बढ़ता है तो उसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स करते हैं, और डी ऑर्बिटल यदि आगे होता यानी कि sp3d2 होता तो हम उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये बच्चों कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये इनर बच्चों वही वाला है जो सर्दियों में आप पहनते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो शेप क्या है, शेप उसका होता है ऑक्टाहेड्रल। तो बच्चों आप ये भी भूल चुके हैं, याद रखिएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्लास 11th में ही था, और sp3d2 और d2sp3 क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है। ये शेप देख करके आप तुरंत ऑक्टाहेड्रल फिट कर दीजिए। तो यहाँ पे भी आपको यही सेम काम करना है। और बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक। क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक। तो बच्चों अभी आपने फर्स्ट कंपाउंड का देखा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं वापस और दूसरे क्वेश्चंस पे स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो किस तरह से बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट होता है, ये सारी बातें आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की हैं। और अगर आपको कम क्लियर हुई है तो फिर आप हमारे साथ लाइन में बने रहिए और अब आप दूसरा कंपाउंड देखिए, उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर होने के चांस बन जाएंगे। तो नेक्स्ट कंपाउंड है वो आपके पास है। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब आपके पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया है। तो बच्चों एक दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अब आपके सामने आ चुका है। इसको आप स्टार्ट करिए करने के लिए पॉज करके। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले कहोगे सर पहला स्टेप कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन जो आपने बताया था हम खट से वही लिख देंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, यानी सबसे पहले लिखेंगे ऑर्गन, फिर लिखेंगे 4s2 और फिर लिखेंगे 3d7। उसके बाद सर आपने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो कोबाल्ट की x, फ्लोरीन की बच्चों -1 होती है, इक्वल टू चार्ज है इस पे -3। तो x की वैल्यू बच्चों +3 आ गई। इसका मतलब कोबाल्ट से हम 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तो ये बचेगा 3d6। तो तुम कहोगे सर ये बिल्कुल सेम है, सेम है तो बच्चों बहुत जल्दी जल्दी कर दो। अब क्या करोगे, 3d बनाओगे, फिर 4s बनाओगे, फिर 4p बनाओगे, ठीक है। तो ये बच्चों आपका इस तरह से ऑर्बिटल्स तैयार हो गए। दिस इज 3d, 4s, 4p। 3d में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ पे
CN और CO मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन है, यानी ये वीक फील्ड लिगेंड हो गया। यानी बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि आपको तो 6 लिगेंड भरने हैं लेकिन ऑर्बिटल 4 है, तो बच्चों आप एक काम कर लेना, 4p के आगे क्या बना लेना, 4d बना लेना। 4p के आगे क्या बना लेना, 4d बना लेना। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इसमें कौन से ऑर्बिटल यूज हुए, एक s 3p 2d, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d2। क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3d2। तो बच्चों sp3d2 का भी मैंने मतलब बताया था थोड़ी देर पहले कि ये कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। d बाद में बढ़ रहा है तो उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। d बाद में बढ़ रहा है तो उसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और क्या बता सकते हैं बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये वापस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मेरे ख्याल से आपसे अच्छा और कोई कर भी नहीं पाएगा, इसलिए इसको बच्चों जरूर ध्यान दीजिए। ओके ओके बच्चों, तो आपके पास यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन है NiCl4 2-। इसको सभी बच्चे करेंगे और अपना क्वेश्चन करके चेक करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो बच्चों इसको पॉज करके वीडियो को आप पहले ये वाला क्वेश्चन आराम से करिए। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, निखिल। निखिल तो सभी के स्कूल में कोई ना कोई बच्चे का नाम होता है। तो निखिल आपने लिखा, एटॉमिक नंबर लिखा। सबसे पहले लिखेंगे ऑर्गन, और आर्गन के बाद लिखेंगे ऑर्गन मतलब 18 19 20 और ये हो गया 28, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगला स्टेप हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं निखिल की। x + 4 × -1 = -2, दैट इज x = +2। यानी निखिल से बच्चों हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं, निखिल से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ से निकलेंगे, मैं अलग अलग स्टेप में अलग से निकाल देता हूँ आपके लिए। तो बच्चों ये निखिल के मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये 3d8 बचेगा, ठीक है। इतना करने के बाद बच्चों आप 3d बनाइए, 4s बनाइए, 4p बनाइए, और जरूरत पड़े तो 4d बनाइए, लेकिन यहाँ जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। तो 3d हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने बच्चों भर दिए। अब बच्चों ये वीक फील्ड लिगेंड है क्लोरीन, क्योंकि CN और CO में तो आता नहीं है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, और आपको 4 लिगेंड भरने, तो एक S में चला जाएगा और बाकी 3 P में चले जाएंगे। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। क्या हुआ बच्चों, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल शेप हो गया इसका, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। और इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अगर आपको नहीं आया हो तो आप आराम से देखिए। बच्चों अब हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि आप अगर आप हमेशा ही सीखते रहेंगे तो खुद से कब करेंगे। अब लाठी पकड़ के चलना बंद करिए, खुद से भी करना है आपको। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलना है। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन फिर से मेरे पास NCERT ही है, तो हम उसी से ही पिकअप कर ले रहे हैं बार बार।
तो बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ये बच्चों आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर अब निखिल, फिर से आपके पास निखिल पीछा नहीं छोड़ रहा, वापस आ गया। तो बच्चों निखिल तो अब आपको रट गया होगा, इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। सबसे पहले लिखिए निखिल का कॉन्फ़िगरेशन 28। सबसे पहले लिखेंगे ऑर्गन और उसके बाद लिखेंगे 4s2 3d8। ठीक है, यहां तक लिखा बच्चों। तो बच्चों ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। मैंने कई बार बताया कि CN और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसको यूज करिएगा। तो निखिल की ऑक्सीडेशन स्टेट X + CN की -1 = -2। तो यहाँ से X की वैल्यू आएगी +2। यानी निखिल से बच्चों हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 3d8 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हर बात, हर क्वेश्चन में हम लोग बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। एक बार प्रॉपर तरीके से आप सब समझने की कोशिश करिए, वरना आप लोगों को लाठी लेने की आदत पड़ जाएगी। चलिए, ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। तो 3D में बच्चों क्या है? 3D में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों मैंने आपको बताया था CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे। तो आप एक काम करिएगा, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आराम से आप पेयर्ड करिए, फिर मेरे को बताइए क्या है। तो बच्चों ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। देखिए तो यहाँ पे बच्चों ये देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड होंगे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। ठीक है, अब बच्चों में क्या करना है? 4 लिगेंड्स पढ़ने, पहला लिगेंड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। उसका हाइब्रिडाइजेशन में कैसे हो रहा है? एक d ऑर्बिटल यूज हुआ है, एक s और 2 p, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2। और मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया कि dsp2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम होता है? स्क्वायर प्लेनर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए हो गया डायामैग्नेटिक। कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए क्या हो गया? ये डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैंने बच्चों चारों तरीके हाइब्रिडाइजेशन आपको बताए हैं। sp3 भी बताया, dsp2 भी बताया, sp3d2 भी बताया और d2sp3 भी बताया। इसलिए बच्चों इसको समझने की कोशिश करिए बार बार, क्योंकि मैं आपको कब तक हाइब्रिडाइजेशन बताता रहूंगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट चालू होता है बच्चों क्लास 11th से, जो आकर के यहाँ पर एक बड़े रूप में कन्वर्ट होने लगता है।